चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन जो अभी आपके एग्जाम में दिसंबर 19 में आया था। चलिए देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई कंपनी हैज अ प्रॉफिट सेंटर डिवीजन एक्स एंड डिवीजन वाई मेकिंग प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। Each unit of y requires 1 unit of x and y can sell a maximum of 50,000 units in the external market at a selling price of rupees 150 per unit. दो डिवीजन है जो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं x और y. y की एक यूनिट को बनाने में मुझे x की एक यूनिट चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट में y जो है वो 50,000 यूनिट बेच सकता है। x हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स ऑफ x और डिवीजन x के पास 1 लाख यूनिट को बनाने की कैपेसिटी है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12 रुपए पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 7,20,000। X can sell the following quantities in the external market. Now, अब आपको डिवीजन X के लिए कुछ डेटा दिया हुआ है कि अगर डिवीजन X 18 रुपए की सेलिंग प्राइस रखता है तो वो 84,000 यूनिट बेच सकता है। अगर वो प्राइस को 20 रुपए करता है तो 76,000 यूनिट बेच पाएगा। 22 रुपए करता है तो 70,000 यूनिट बेच पाएगा। 24 रुपए करता है तो 64 और अगर 26 करता है तो 54,000 या उससे कम बेच पाएगा। Assume no stock to build up for X and Y. Now, देखिएगा आगे क्या बोल रहे हैं, Y can purchase its requirement from the external market at rupees 22 per unit, but has to incur a bulk transportation cost of rupees 1,50,000 for any quantity, which will not be incurred on transfer from X. सुनना, Y जो डिवीजन है वो यही प्रोडक्ट X आउटसाइड मार्केट से 22 रुपए में ले सकता है, लेकिन मार्केट से वो कितनी भी क्वांटिटी खरीदे उसे 1.5 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। यानी अगर वो मार्केट से 15,000 यूनिट खरीदता है तो भी 1.5 लाख रुपए, अगर वो मार्केट से 10,000 यूनिट खरीदता है तो भी 1.5 लाख रुपए। अंडरलाइन कर लेना, फॉर एनी क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी हम ले जाएं हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा और ये खर्चा नॉट टू बी इनकर्ड ऑन ट्रांसफर फ्रॉम एक्स। और ये खर्चा अगर मैं यूनिट्स को एक्स से लेता हूं, एक्स से ट्रांसफर होती हैं तो ये खर्चा मेरा नहीं होता। क्लियर बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स के पास आउटसाइड मार्केट को लेकर कई सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। नाउ अब देखिएगा इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Assuming no demand from Y, ये बोल रहा है Y से आपके पास कोई डिमांड नहीं आई है तो what will be the best strategy for X। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए आपके पास Y से कोई डिमांड नहीं आई है तो आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इन सारी पॉसिबिलिटीज में से किसी भी ऑल्टरनेटिव को फॉलो कर सकते हो। तो लीजिएगा, अगर मैं बात करूं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्स, मेरे पास एक ऑप्शन 84,000 यूनिट, 76,000 यूनिट, 70,000 यूनिट, 64,000 यूनिट और 54,000 यूनिट का है।
कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्राइस 18 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 12, तो कंट्रीब्यूशन 6 आ गया। 20 माइनस 12 कंट्रीब्यूशन 8, 22 माइनस 12 कंट्रीब्यूशन 10, 24 माइनस 12 कंट्रीब्यूशन 12 और 26 माइनस 12 कंट्रीब्यूशन 14। चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं, अपना टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई हर एक पर्टिकुलर लेवल पर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले 84,000 यूनिट आप बेच रहे हो इंटू 6 रुपीज, 84,000 इंटू 6, 5,04,000 का कंट्रीब्यूशन। नाउ 76,000 इंटू 8, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो लिख देंगे, कितना आ गया, 6,08,000। यहां आ जाएगा 7 लाख, 64,000 इंटू 12, 7,68,000, 54,000 इंटू 14, ये लीजिए। अब देखिएगा, मुझे एक्स की बेस्ट स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी है। फिक्स कॉस्ट हर केस में 720 ही रहेगी, तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन। तो इसका हम नोट डाल देंगे, आप यहां एक नोट डालेंगे, फिक्स कॉस्ट remains same under each alternative. Fixed cost remains same under each alternative and hence ignore. ये लीजिए, हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो बताइए अब डिसीजन क्या लिखोगे आप, डिसीजन बताइए एक्स के पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। ये आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव बना कि नहीं बना, यहां पर आपको सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो लिख दे डिसीजन बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर डिवीजन एक्स is to sell 64,000 units. ये लीजिए, the best strategy for division X is to sell 64,000 units at a price of ₹24. At a price of ₹24 कर ले वापस। अगर वाई से कोई डिमांड नहीं आती है, अगर वाई से कोई डिमांड नहीं आती है तो एक्स के पास ये सारे ऑल्टरनेटिव हैं और एक्स इन ऑल्टरनेटिव में से उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेगा जहां पर उसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, दैट इज 64,000 यूनिट्स। बोलिए, कर लिया सभी जनों ने? हाँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है उसने।
अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, what will be the minimum transfer price that X will agree to if X has to supply 50,000 units to Y। ये बोल रहा है कि अगर अब हम X को ये बोले कि भाई तुझे 50,000 यूनिट Y को सप्लाई करना है, तुझे 50,000 यूनिट Y को सप्लाई करना है, तो बताओ वो आपसे क्या मिनिमम से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस लेगा। एंड वन मोर थिंग, व्हाट प्राइस विल बाय Y ऑफर एज द मैक्सिमम। और फिर ये पूछ रहा है कि Y के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ कि वो मैक्सिमम प्राइस क्या ऑफर करेगा। दो बातें पूछी हैं, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम X व्यू पॉइंट और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम Y व्यू पॉइंट। चलिए अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यहां जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस X के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी है, अब उसके लिए मेरे पास दो बातें हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये जो डिवीजन X है, ये जो डिवीजन X है, अगर ये Y को देता है 50,000, अगर ये Y को देता है 50,000, तो इसका मतलब अब ये आउटसाइड मार्केट में 50 ही बेच पाएगा। बोलिए एग्री। अगर आप X को बोलते हो कि तू 50,000 यूनिट Y को दे दे, तो वो आउटसाइड मार्केट में 50 बेच पाएगा। नाउ अगर वो आउटसाइड मार्केट में 50 बेच पाएगा तो कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा उसे। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइड से, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, 50,000 यूनिट इंटू 14 रुपीज, वो 7 लाख का कंट्रीब्यूशन कमा पाएगा। क्लियर बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब X Y को कोई भी यूनिट ट्रांसफर नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप Y को कोई भी यूनिट ट्रांसफर नहीं करते तो आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या थी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, दो व्यू पॉइंट के आंसर मैं आपको समझा रहा हूं। ए, इफ X follow its बेस्ट स्ट्रेटेजी, अगर X अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता तो बताओ बेनिफिट लॉस्ट कितना हो गया। बेनिफिट लॉस्ट कितना हो गया। वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 7,68,000 कमाता और अभी भी आउटसाइड मार्केट से 7 लाख कमाएगा, तो उसका जो बेनिफिट लॉस्ट हुआ वो 68,000 हो गया। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर X अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करे तो आपने ऑलरेडी ये बात निकाली हुई है कि आपका जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, 7,68,000। आपका हाईएस्ट प्रॉफिट होता कि नहीं होता बताएं। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर X, मैं ये मानूं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए कि जो X है वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, तो अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है तो पहले वो 7,68,000 कमा रहा था, 7 अब भी कमा लेगा, तो इसका मतलब उसका नुकसान हो गया 68,000 का।
क्या आपको लगता है ये 68,000 रुपए का बेनिफिट लॉस्ट उसे वाई से रिकवर करना चाहिए? बिल्कुल। तो यानी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, लिसन केयरफुली। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई 68,000 डिवाइडेड बाय 50,000। बताइए कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे रिकवर करनी है? 68 डिवाइडेड बाय 50, यानी मुझे 1.36 रिकवर करना है। क्या मेरी ये बात क्लियर है बिल्कुल यहां तक? मेरी बात को वापस से एक बार सुन लेना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्स को वाई को 50,000 यूनिट की सप्लाई करनी है। तो इसका मतलब अब वो आउटसाइड मार्केट में 50 बेच पाएगा। अब आइए, अगर वो आउटसाइड मार्केट में 50 बेच पाएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 14 है। हम ऑलरेडी पार्ट 1 में एक चार्ट बना चुके हैं कि इतनी यूनिट पर इतना कंट्रीब्यूशन। आप पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में आपने निकाला है कि 56,000 यूनिट और उससे कम यूनिट बेचते हो तो 14 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कमाओगे। तो यानी मैंने आउटसाइड मार्केट से 7 लाख रुपए कमा लिए। अब अगर मैं अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता तो मैं टोटल 7,68,000 कमाता। अब भी मैं कितना कमा रहा हूं? 7 लाख। तो मेरा बेनिफिट लॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 68,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। डिवाइड बाय 50,000 कर दूंगा तो 1.36 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। नाउ अब अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई है तो मैं ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकाल सकता हूं। तो हेंस लिखिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट प्लस 1.36 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 13.36। तो हमारी जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी वो आ जाएगी 12 प्लस 1.36, दैट इज 13.36। क्लियर है यहां तक? नाउ क्लियर बिल्कुल। चलिएगा, अब इसी का मैं एक दूसरा बी व्यू पॉइंट लिख लिया सभी जनों ने। अब मैं एक बी व्यू पॉइंट पर बात करता हूं आपके सामने। लिखें, अब बी पॉइंट पर बात करता हूं। इफ एक्स फॉलो minimum requirement of outside market। देखिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक बार को मैं ये मान लूं कि मिनिमम से मिनिमम, बहुत ध्यान से सुनोगे, आउटसाइड मार्केट से मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या कमाते? मिनिमम यूनिट्स टू मार्केट। मैं इसको मिनिमम की जगह एक दूसरी टर्म यूज करता हूं, मैक्सिमम यूनिट्स टू मार्केट।
आप मार्केट को 50,000 मैक्सिमम यूनिट दे सकते हो अगर आप वाई डिवीजन को ट्रांसफर करने लग जाओ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर आप मार्केट को 50 देते हो, मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट दिस लेवल अगर मैं ये मानूं कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट दिस लेवल, तो ये लेवल जो आपका था वो क्या था कि 50,000 अगर आप देते हो तो 50,000 इंटू 14 रुपीज, 7 लाख का मिनिमम कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एट मिनिमम लेवल, एट मिनिमम लेवल X can earn from outside market, from outside market, इसी मिनिमम लेवल पर आउटसाइड मार्केट से आप कितना कमा सकते थे? तो वो हम कमा सकते थे 7,56,000। ठीक है, तो बताइए मेरे नुकसान कितने का बोलोगे? अब आप, मैं 7,56,000 मिनिमम लेवल पर कमा सकता था, और उस मिनिमम लेवल पर अब ये कब कमाता? नो ट्रांसफर। ये कब कमाता? मिनिमम लेवल पर बात कर रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पॉइंट है। अगर एक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आउटसाइड मार्केट फॉलो करता तो मिनिमम में वो 54,000 बेचता, नो ट्रांसफर पर इतना कमाता। अब वो मार्केट को 50 दे रहा है तो 7 कमा रहा है, तो बताओ बेनिफिट लॉस कितना हो गया? बेनिफिट लॉस्ट बताइए। 7,56,000 माइनस 7 लाख। अगर हम मिनिमम क्वांटिटी लेवल के आधार पर देखें तो बेनिफिट लॉस्ट हुआ 56, तो यानी 56,000 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम वाई फॉर 50,000 यूनिट्स। तो लीजिए 56,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ गया 1.12। हेंस ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी 12 प्लस 1.12, दैट इज 13.12। बट अब बात ये आती है कि यार ये किस तरह से हमने लिया। देखो, इसने ना क्वेश्चन में केवल एक बात पूछी थी कि अगर एक्स को 50,000 यूनिट सप्लाई करने को बोल दिया जाए, तो देखो मैं एक बहुत सीधी सी बात बोलता हूं, एक्स अगर कोई सप्लाई न करता तो मैक्सिमम 7,68,000 कमा सकता था। तो सीधी सी बात है, अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि उसे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो उसे जो सेक्रीफाइस करना पड़ा वो 68,000 का बेनिफिट था। तो द ट्रांसफर प्राइस शुड बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए। अब इसने ये कहीं भी नहीं लिखा था कैसे निकालना है, एंड द सजेस्टेड आंसर इशूड एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप मार्केट की मिनिमम रिक्वायरमेंट को लेकर सोचो कि अगर हम वाई को न देते तो मार्केट में मिनिमम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या कमाते, उसी मिनिमम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम की रेंज है। बट
प्रैक्टिकली आप जरा थोड़ा सा लॉजिक से सोचना। देखिए मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं, आपके सजेस्टेड आंसर का व्यू पॉइंट एज वेल एज लॉजिकल व्यू पॉइंट। व्हाट विल बी द लॉजिक कि द अगर आप वाई को कुछ यूनिट देते हो तो आप अपनी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे अब आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। क्लियर? बिल्कुल। तो उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपका जो नुकसान होगा वो 68,000 का होना चाहिए, और उस 68,000 के नुकसान को आपको क्या करना पड़ेगा, वाई डिवीजन से रिकवर करना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिएगा दो अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए। व्हाट यू विल अज्यूम, आप क्लियर अजम्पशन दें, बट अजम्पशन ए इज रियलिस्टिक। प्रैक्टिकली होना यही चाहिए कि वाई को ट्रांसफर देने की वजह से, सॉरी, वाई को ट्रांसफर करने की वजह से आप अपने जितने बेनिफिट को लूज कर रहे हैं वो बेनिफिट मिनिमम टू मिनिमम आपको वाई से रिकवर करना चाहिए। तो एज पर माई रिकमेंडेशन सिचुएशन ए मस्ट बी फॉलोड कि आपका 68,000 का बेनिफिट लॉस्ट होगा एंड यू हैव टू रिकवर 68,000। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब ये बोल रहे हैं व्हाट प्राइस विल वाई ऑफर एट द मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या प्राइस देने को एग्री हो सकता है? नाउ देखो, अगर वाई आउटसाइड मार्केट में जाता है, अगर वाई आउटसाइड मार्केट में जाता है आउटसाइड मार्केट में जाता है तो क्या होगा बताओ? उसे परचेस कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसे परचेस कॉस्ट देनी पड़ेगी 22 रुपए की, और वो कितनी भी यूनिट ले उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस तो करने ही करने पड़ेंगे 1.5 लाख के, डिवाइड बाय 50,000 यूनिट। अगर मैं पर रुपी पर ले आया 3 रुपए, या मैं इसको टोटल में भी चला सकता हूं। कैसे? अब देखिएगा, तो वाई क्या बोलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम में क्या दे सकता हूं, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। बहुत ध्यान से सुनना, मेरी परचेस कॉस्ट जो आ रही है यानी 50,000 यूनिट इंटू 22 रुपए, 50,000 इंटू 22 रुपए, बोले 11 लाख तो मेरी परचेस कॉस्ट आ रही है, प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 150। बताओ, मैं तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12.5 लाख का पेमेंट कर सकता हूं। मैं अभी आउटसाइड मार्केट को 11 लाख दे रहा हूं और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है 1.5 लाख। ये मिलाकर मेरा खर्चा एट प्रेजेंट 12.5 हो रहा है। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें 12.5 लाख दे सकता हूं। Hence, the maximum transfer price is equal to 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 50। ये लीजिए, वाई जो मैक्सिमम प्राइस देने को एग्री होगा वो बोलेगा कि मैं तुम्हें 25 रुपए मैक्सिमम दे सकता हूं। बोलिएगा क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक तो ये मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस की बातें होती हैं।
नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं बात करता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है सुनो, इफ y is acceptable to partial supply, what will be x best strategy under no compulsion to transfer but with the option to transfer as many units that it wants to। ये बोल रहा है कि y ने इस बार पार्शियल सप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया है। y बोल रहा है तुम मुझे जितनी देना चाहोगे मैं ले लूंगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है तो x की बेस्ट स्ट्रेटेजी अंडर नो कंपल्शन ऑफ ट्रांसफर लो बट विद द ऑप्शन टू ट्रांसफर एज मेनी यूनिट्स दैट इट वांट्स टू। बताओ, अगर x के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है ड्यू टू फॉलोइंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी, तो x कितनी क्वांटिटी देने के बारे में सोचेगा। बताइए, अगर x अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर रहा है और y ने कोई पार्शियल सप्लाई के लिए रोक नहीं लगाई हुई है, तो क्या x y को 50 देगा या 50 से कम देगा। क्या पूछा है, what will be the quantity that x will agree to transfer and the corresponding price assuming both divisions agree to share the benefit of transfer equally। कि जो भी प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, उसको ये जो दोनों डिवीजन हैं ये इक्वली शेयर कर लेंगे। चलिएगा, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि अगर x के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है तो क्या होगा। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर x अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करे, बेस्ट स्ट्रेटेजी, तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी थी 64,000 यूनिट्स की। क्लियर बिल्कुल। तो इसके पास स्पेयर क्या बचा हुआ है बताइए, इसके पास स्पेयर यूनिट है 36,000। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है, इफ y इज एक्सेप्टेबल टू पार्शियल सप्लाईज, यानी वो 36,000 यूनिट भी ले लेगा बट विथ द ऑप्शन टू ट्रांसफर एज मेनी यूनिट्स दैट इट वांट्स टू। हाँ, लेकिन उसे चाहिए टोटल 50, तो यानी उसे आउटसाइड मार्केट से अभी भी क्या लेना पड़ जाएगा, उसे आउटसाइड मार्केट से 14,000 यूनिट अभी भी लेनी पड़ जाएंगी। क्लियर है मेरी ये बात। हाँ, आगे बढ़ना, what will be the quantity that x will agree to transfer and the corresponding transfer price assuming both divisions agree to share the benefit of transfer equally। चलिए, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप, अगर y डिवीजन को कुछ भी यूनिट आउटसाइड मार्केट से खरीदनी पड़ी तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पक्का आएगी। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो डिवीजन x को किसी भी हालत में 22 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, यानी for any unit that will be transferred from division X
Y will not agree to pay. Y will not agree to pay in excess of ₹22. In excess of ₹22. बोलिए क्लियर है मेरी बात? मेरी बात वापस से सुनना। Y मैक्सिमम दे सकता था ₹25 इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर X उसे सारी यूनिट सप्लाई करता है, लेकिन अगर X उसे कुछ कम यूनिट देगा तो बची हुई यूनिट Y को मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। अब अगर वो मार्केट से खरीदेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगना तय हो गई, तो इसका मतलब अब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हटाकर रिमेनिंग ₹22 ही किसको दे सकता है? X डिवीजन को दे सकता है। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बाय डिवीजन X मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बाय डिवीजन X। देखिएगा, अब डिवीजन X जो है वो अपनी स्पेयर कैपेसिटी को दे रहा है, वो अपनी स्पेयर कैपेसिटी दे रहा है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी, दैट इज ₹12। क्लियर बिल्कुल? नाउ बेनिफिट रिसीव्ड, बेनिफिट रिसीव्ड, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनना। बेनिफिट रिसीव्ड टू Y, Y ₹22 देने को तैयार है लेकिन ₹12 में उसको मिल जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ₹10 का आपका बेनिफिट आएगा, ₹10 का आपका बेनिफिट आएगा। बोलिए क्लियर है? हर यूनिट पर आपका ₹10 का बेनिफिट हो गया। अब उसने बोला है ये जो बेनिफिट आएगा ये दोनों डिवीजन इक्वली एग्री करेंगे, तो इसका मतलब शेयर ऑफ बेनिफिट, शेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ X ₹5। Hence appropriate transfer price 12 + 5 यानी ₹17 की ट्रांसफर प्राइस पर वो अपनी 36,000 यूनिट जो हैं वो उसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस? ₹17। एंड व्हाट आर द क्वांटिटीज जो कि X लिमिटेड उसको ट्रांसफर करेगा? वो होंगी आपकी 36,000 यूनिट्स। अब जरा हम इसके सजेस्टेड की तरफ बात करते हैं कि व्हाट इज गिवन इन सजेस्टेड। ध्यान से सुनना, देखिएगा ये क्या बोल रहा है। इफ X कैन चूज, X will supply 64,000 unit to external demand and supply 36,000 unit to Y. Y will have to incur transportation cost if it purchase from outside. Hence, it will not pay anything above the 12. But X will not accept anything below 13. अब ये पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। मुझे एक बात बताइए, अगर X अपनी स्पेयर कैपेसिटी का यूज करके वो मार्केट में तो 64 बेचेगा, अब अगर वो अपनी स्पेयर कैपेसिटी का यूज करेगा तो 36,000 यूनिट के लिए वो ₹12 पर एग्री हो जाएगा। तो इस वजह से जो बेनिफिट आएगा वो 22 - 13 की जगह 22 - 12 होना चाहिए, और उसको हम शेयर करवा देंगे तो ट्रांसफर प्राइस जो होगी वो 12 + 5
that is 17 rupees must be the appropriate transfer price। आप समझ रहे हैं, यहां इन्होंने पिछली वाली ट्रांसफर प्राइस को कॉपी कर लिया जिसमें कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा था, बट नाउ द पॉइंट इज एक्स अगर 64,000 बेचता है तो वही उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद तो बची हुई जितनी भी यूनिट होंगी वो स्पेयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसे अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर सकता है। सो द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस इज 70। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। चलिएगा अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, विल द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल डिवीजन स्ट्रेटेजी, कंप्यूट द बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस या इनडिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल बेस्ट एंड द कंपनीज बेस्ट स्ट्रेटेजी। चलिएगा अब हमें बात करनी है कंपनी की बेस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर कि अगर कंपनी अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करे तो क्या होगा। सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। देखिए सबसे पहले कंपनीज ऑप्शंस, सुनना, अगर कंपनी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे, एक्स डिवीजन को अलाउ करती है कि भैया तू मार्केट में पहले जा, तो मार्केट में जाकर वो 50 बेच सॉरी वो अगर मार्केट में जाएगा तो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 12 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाएगा, 12 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्केट में कमाएगा। ठीक है, अब लेकिन समस्या क्या आएगी, अगर एक्स मार्केट में गया तो वाई को भी अपनी कुछ यूनिट खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, और अगर वाई मार्केट में गया तो 25 रुपए का नुकसान आएगा। अगर वाई मार्केट में गया तो 25 रुपए का नुकसान आएगा। एक्स मार्केट में जाकर 12 कमा सकता है, लेकिन अगर वाई मार्केट में गया तो 25 रुपए देकर आएगा। यहां तक क्लियर। तो देखिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर एक्स को बोला जाए बेनिफिट टू कंपनी फॉर benefits to company for transferring units, कितना बेनिफिट मिलेगा बताइए। सेविंग इन कॉस्ट, सेविंग इन ट्रांसपोर्ट, सेविंग इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 1,50,000 की सेविंग तो ये मिल जाएगी। और सेविंग इन परचेज कॉस्ट 50,000 यूनिट और इनटू
22 माइनस 12, 10 की सेविंग, तो 5 लाख की सेविंग ये हो गई। तो यानी आपके पास 6,50,000 की तो सेविंग आ जाएगी। ठीक है, अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि यूनिट्स को एक्स से वाई को भेजेंगे तो हमारे पास सेविंग आ गई, लेकिन अगर एक्स से वाई को भेजेंगे तो एक्स मार्केट में केवल 50,000 यूनिट बेच पाएगा, तो एक्स को जो लॉस होगा वो समझते हैं अपन। देखिएगा, contribution from outside market, ठीक है, कितना कमा रहे हो आप एट प्रेजेंट? आप आउटसाइड मार्केट में एट प्रेजेंट कमा रहे हो 7,68,000। If decide to transfer 50,000 units to Y, then contribution from आउटसाइड मार्केट, आउटसाइड मार्केट का कंट्रीब्यूशन कमाओगे 50,000 इंटू 40 यानी 7 लाख। तो लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू ट्रांसफर, लॉस ड्यू टू ट्रांसफर हो गया 68,000। बोलो क्लियर है बिल्कुल? अब जरा मुझे बताइए, अगर आप नुकसान उठाते हो 68,000 का और फायदा हो जाता है 6,50,000 का, तो क्या करना चाहिए? फॉर द कंपनी एज अ होल व्यू पॉइंट, कंपनी अपने डिवीजन को क्या बोलेगी कि भैया तू सबसे पहले तो वाई को दे, तू सबसे पहले तो वाई को दे, और जो यूनिट बच जाए केवल उन्हीं को कहां ट्रांसफर करना, तो आउटसाइड मार्केट में बेचना। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी एज अ होल। बताइए क्लियर है बिल्कुल? देखिएगा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जून 2019 का। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2019। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। AB लिमिटेड हैज टू मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स A एंड B ऑपरेटिंग एज अ प्रॉफिट सेंटर। हमारी कंपनी है AB लिमिटेड, ठीक है। इस AB लिमिटेड में दो डिवीजन वर्क कर रहे हैं, डिवीजन A और डिवीजन B। A has a production capacity of 3,500 units of product A per month। लीजिएगा, इसकी जो कैपेसिटी है वो 3,500 यूनिट है, बट प्रेजेंटली इट प्रोड्यूसेस 2,000 यूनिट फॉर अ स्पेशल कस्टमर S एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 400। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, अपने एक कस्टमर के लिए 2,000 यूनिट्स बना रहे हो एट द रेट ₹400 पर उसे बेचते हो, विच विल नॉट एक्सेप्ट पार्शियल सप्लाई। और ये जो कस्टमर है ये पार्शियल सप्लाई को एक्सेप्ट नहीं करता है। व्हाट डज इट मीन? ये बोलता है कि या तो मैं पूरी 2,000 लूंगा या एक भी नहीं लूंगा, एंड 1,000 यूनिट्स फॉर बी। और आप डिवीजन बी के लिए 1,000 यूनिट बनाते हो,
S has an agreement with AB that A shall not supply to the external market at any price lower than to S. बहुत ही बढ़िया बात। S ने कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि भैया तुम मुझे 2000 बेच रहे हो, तुम आउटसाइड मार्केट में 400 रुपए से नीचे की प्राइस पर नहीं बेचोगे आप। क्लियर? और इट कैन सप्लाई टू द मार्केट एट एनी प्राइस आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग सप्लाईज टू एस। अगर आप एस को देते हो, बहुत ध्यान से सुनना, ये किसको दे रहे हो आप? एस को दे रहे हो, तो आप आउटसाइड मार्केट में 400 से कम पर नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर आप एस को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो आप मार्केट में किसी भी प्राइस पर बेच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन बी डज सम फर्दर वर्क ऑन ए, इनकर्स अ वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 220 पर यूनिट। इसे फर्दर कॉस्ट लगानी पड़ती है, फर्दर कॉस्ट 220 रुपए की। और उसके बाद ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए ये ए को खरीदता है, प्रोडक्ट ए को खरीदने के बाद उस पर 220 रुपए खर्च करता है और फिर बेच पाएगा। फिक्स कॉस्ट दे रखी है डिवीजन ए की 2 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लाख रुपए। द मंथली फिक्स कॉस्ट ऑफ बी 1.5 लाख। इसकी फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 1.5 लाख। डिवीजन एज रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 150 रुपए है। एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 100 रुपए है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 50 रुपए है और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 70 रुपए है। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन ये जो सेलिंग ओवरहेड है ये अदर देन ट्रांसफर है, यानी ट्रांसफर करने पर सेलिंग ओवरहेड नहीं लगेंगे और उसके अलावा आपके सेलिंग ओवरहेड लगेंगे। तो लीजिए, ये हमारा पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया है और इस पैराग्राफ को यहां मैंने ये डिजाइन कर दिया है। आप इसको नोट डाउन करें। बना लें भाई, फटाफट से ये डायग्राम आप बनाएंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ें। नाउ करो स्टार्ट। बना लिया सबने? हाँ जी। ए हैड बीन सेलिंग टू द आउटसाइड मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹460 पर यूनिट। ड्यू टू कंपटीशन इट हैज टू रिड्यूस इट्स प्राइस टू ₹380 per unit on the entire supplies if it has to sell any quantity above 2000 unit। अब थोड़ी सी समस्या आ गई है। मार्केट में अभी तक ये प्रोडक्ट 460 का जा रहा था, लेकिन मार्केट में कंपटीशन आने की वजह से आप अगर 2000 यूनिट से ऊपर कुछ भी बेचना चाहते हो, 2000 यूनिट से ऊपर कुछ भी बेचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 380 की प्राइस पर ही आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। इट्स एंटायर आउटपुट कैन बी सोल्ड। बी हैज एन आउटसाइड मार्केट प्राइस। इसके पास जो सेलिंग प्राइस है वो 800 रुपए की अवेलेबल है एंड इट कैन सेल अप टू 2500 यूनिट। लेकिन ये किसी भी हालत में 2500 से ज्यादा नहीं बेच सकता। इफ ए डज नॉट सप्लाई टू बी, अगर ए कोई भी यूनिट बी को नहीं देता है तो बी के पास एक क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में 380 रुपए का, और उस पर एडिशनल वर्क करवाना पड़ेगा 40 रुपए का ताकि ये कंपेरेबल हो जाए। लीजिए,
इसको परचेज कॉस्ट देनी पड़ेगी 380 रुपए और मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा 40 रुपए का, तब ये ए के बराबर आ जाएगी। Assume that B will accept partial supply from A and that both divisions have complete autonomy in deciding their strategies. यानी A has to decide its strategy in own manner and they have the knowledge of cost, revenue and supply condition in each other division. ठीक है, यानी आपको ये बोला गया है कि हर डिवीजन अपने डिवीजन के लिए क्या करेगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर सकता है। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? अब इसने बोला है इन फिगर्स को यूज करते हुए अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर अब आपको देने हैं। बना लें अब यहां तक का भी आप। चलिएगा करें अब स्टार्ट अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसने अब क्या आपसे मांगा है, उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर ए। आपको ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर ए निकालनी है। हाउ मच टू प्रोड्यूस ईच मंथ, इसे कितनी यूनिट बनानी चाहिए, इसे कितनी यूनिट बनानी चाहिए ईच मंथ। हाउ मच सप्लाई टू द एक्सटर्नल मार्केट, कितनी एक्सटर्नल मार्केट में देनी चाहिए। हाउ मच टू सप्लाई बी, सप्लाई बी को कितनी करनी चाहिए। एंड व्हाट मिनिमम कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द डिविजनल प्रॉफिट। बोलिए, क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब जरा अपन बात करते हैं ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिएगा, अगर मैं डिवीजन ए की बेस्ट स्ट्रेटेजीज पर बात करूं तो पहले अपन देखते हैं कि इसके पास ऑल्टरनेटिव क्या क्या है। बताइएगा मुझे, व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू डिवीजन ए। नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं। अच्छा, अब आप मेरी बात को सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। चलिएगा, तो अब हम बात करते हैं डिवीजन ए के पास जितनी भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो अब आप सुनेंगे
alternatives to A। डिवीजन ए के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है? पहला ऑल्टरनेटिव, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, वो 2000 यूनिट्स एस को दे, 2000 यूनिट्स टू एस एट 400 and 1500 units to outside market, 1500 units to outside market at 460. This is the first alternative available with A. Alternative 2, वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना, सप्लाई 2000 यूनिट्स टू आउटसाइड मार्केट, सप्लाई 2000 यूनिट्स टू आउटसाइड मार्केट at 460 and 1500 units to B at 380। 380 क्यों लिया? क्योंकि B उस प्रोडक्ट को 380 में बाहर से खरीद सकता है और प्लस उसमें मॉडिफिकेशन कॉस्ट करवाएगा। हमने एक मिनिमम प्राइस ले ली कि 380 पर वो B को दे दे। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव सेकेंड विथ द पर्सन। आगे चलें, एक और ऑल्टरनेटिव है, मैं यहां लिखूं, आप ये लिख लें, तो मैं इसको हटा दूंगा तो आपको मैं थर्ड ऑल्टरनेटिव बनवा दूंगा। लिख लिए सबने? दोनों ऑल्टरनेटिव लिख लें आप। चलिएगा, तो ऑल्टरनेटिव 3 लिखेंगे। ऑल्टरनेटिव 3, $2500 units to be at 380 and 1000 units to market, 1000 units to market at 460 at 460। बोलिए क्लियर? बिल्कुल। ये तीन ऑल्टरनेटिव ए के पास है। हालांकि एक हम ऑल्टरनेटिव और पर भी जा सकते हैं कि अगर मैं आपसे एक फोर्थ ऑल्टरनेटिव बात करूं, एंटायर यूनिट्स टू आउटसाइड मार्केट, टू आउटसाइड मार्केट, एंटायर यूनिट्स टू आउटसाइड मार्केट एट 380। लीजिए, तो मेरे पास ए डिवीजन की स्ट्रेटजी के व्यू पॉइंट से 4 ऑल्टरनेटिव आ गए हैं। क्या आप सभी जनों ने ये ऑल्टरनेटिव्स लिख लिए हैं? देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू डिवीजन ए। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, अब हम इन जरा ऑल्टरनेटिव्स पर एक बार बात करेंगे। आइएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस की। कंट्रीब्यूशन
सबसे पहले मार्केट में बात करते हैं। अगर मार्केट में आप लेस देन या अप टू ले लेते हैं हम, लेस देन के बजाय अप टू 2000 यूनिट बेचते हैं, अप टू 2000 और मोर देन 2000 आइएगा, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस रहेगी यहां पर तो 460, मोर देन 2000 में 380 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 300 लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया 160 और 80, ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक? आइएगा, अब हम बात करते हैं एस के रूप में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन एस से। देखिए एस को हम बेचेंगे 400 रुपए में और हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 300, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 100। अगर बी को बेचते हैं तो बी के लिए सेलिंग प्राइस हम रखेंगे 380 माइनस वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 250। 250 क्यों? क्योंकि अगर हम बी को ट्रांसफर करेंगे तो बी को ट्रांसफर करने पर वो बच जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 130 रुपए का। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 130 रुपए का। बोलिएगा क्लियर है यहां तक? चलिएगा, अब हम ऑल्टरनेटिव वाइज प्रॉफिट की बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, बताइए मुझे ऑल्टरनेटिव वन क्या था आपका? ऑल्टरनेटिव वन, हमने एस को बेची 2000 यूनिट और उस पर कंट्रीब्यूशन कमाया 100 रुपए का, प्लस हमने मार्केट में बेची 1500 यूनिट और मार्केट में कंट्रीब्यूशन कमाया 160 का। बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन क्या कमाया? 2000 इंटू 100 और 1500 इंटू 160, टोटल आ गया 4,40,000। 4,40,000 इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 2 लाख, लीजिए। तो पहले ऑल्टरनेटिव में मेरा आंसर आ गया 2,40,000। दिस इज अवर ऑल्टरनेटिव वन। एस को बेचूंगा 2000 यूनिट तो 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन, एम मार्केट को बेचूंगा 1500 यूनिट तो 160 का कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट निकाल दिया। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव टू बताइए मैंने आपको क्या लिखवाया? ऑल्टरनेटिव टू क्या था कि मैं 1500 यूनिट तो बी को बेचूंगा, तो 1500 यूनिट बी इंटू 130 रुपए प्लस आउटसाइड मार्केट में 2000 बेचूं 160 के हिसाब से। बताइए कितना कंट्रीब्यूशन कमाया? 1500 इंटू 130 और 2000 इंटू 160, टोटल आया 5,15,000। इस 5,15,000 में से माइनस कर दीजिए 2 लाख की फिक्स कॉस्ट, ये आ गया 3,15,000। लीजिए ये मेरे पास ऑल्टरनेटिव टू की वैल्यू आ गई 3,15,000। ऑल्टरनेटिव वन में 240, ऑल्टरनेटिव टू में 315। बना लें आप इसको।
चलिए अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव 3 पर। ये हटा दूं मैं सारा। लीजिए लीजिए हमारे पास है ऑल्टरनेटिव 3। ध्यान से सुनना, हम बी को देंगे पूरी 2500 यूनिट। तो 2500 यूनिट अगर बी को दूंगा तो 130 रुपए के हिसाब से, प्लस मार्केट में बेचूंगा 1000 यूनिट। तो जो मार्केट में 1000 बेचूंगा उस पर कमाऊंगा 160। बताइए कितना आ गया? 2500 इंटू 130 और 1000 इंटू 160, 4,85,000, 4,85,000। ठीक है, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो मैं कमा पाऊंगा 285। क्लियर? और ऑल्टरनेटिव 4, मैं अपना एंटायर आउटपुट आउटसाइड मार्केट में बेचूंगा। तो अगर मार्केट में पूरी 3500 बेचूंगा तो मोर देन 2000 जाते ही 80 रुपए कमा पाऊंगा। तो मैंने कमाया 240 माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख, 40,000 का प्रॉफिट। बताइए व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी या ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर ए? ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या है? ऑल्टरनेटिव 2। तो लिख दें ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर डिवीजन ए इज ऑल्टरनेटिव 2, इज ऑल्टरनेटिव 2, दैट इज division must transfer 1500 units to B. Division must transfer 1500 units to B and 2000 units to outside market. Alternative 2 जो है वो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी बन जाएगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। What would be the range of transfer price per unit and the quantity that manager of A will try to successfully negotiate with the manager of B? अब ये बोल रहे हैं कि आपको डिवीजन ए के मैनेजर के व्यू पॉइंट से एक ट्रांसफर प्राइस की रेंज निकालनी है। तो पहले तो बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। देखिएगा, तो अगर मैं बोलूं कि रेंज का मतलब क्या है, तो देखिएगा रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, तो रेंज का मतलब होता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस से लेकर और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अब मेरी बात को सुनना, देखो ए मिनिमम से मिनिमम क्या रिकवर करेगा और ए मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां जा सकता है, उसी के बीच में हम क्या बना देंगे, रेंज बना देंगे। चलिए पहले मैं जरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस की बात करता हूं। तो देखिएगा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होती है कि आप आउटसाइड मार्केट से जितने में खरीद के ला सकते हो, प्लस अगर कोई एडिशनल कॉस्ट लग रही है मार्केट से परचेस करने पर जो ट्रांसफर पर नहीं लगती है। तो यहां बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि आप अगर डिवीजन बी मार्केट से खरीद के लाता है तो वो 380 का खरीद कर लाएगा और प्लस उसमें मॉडिफिकेशन के 40 रुपए लगाएगा। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 420 तक पे कर सकता है। तो हम अपनी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 420 पर रख देंगे।
और देखिएगा, अगर हम मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की बात करें तो एक सिमिलर प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से सुनना, जब आउटसाइड मार्केट में 380 का मिल रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट 380 का मिल रहा है, तो यानी आप 380 तो रिकवर कर ही सकते हो। समझ रहे मेरी बात? एक सिमिलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट में इक्विवेलेंट प्रोडक्ट 380 का चल रहा है, तो यानी मिनिमम 380 रिकवर करो, मैक्सिमम 420। तो ये लीजिए, रेंज फॉर डिवीजन ए, रेंज फॉर डिवीजन ए 380 से लेकर 420 के बीच में वो नेगोशिएट करेगा। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने थर्ड पार्ट में क्या पूछा, ये तो सेकंड पार्ट था। नाउ लिसन केयरफुली, वो बोल रहा है थर्ड पार्ट में रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो मैनेजर भी कंसीडर करेगा नेगोशिएट करने के लिए। तो रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन बी, अगर मैं डिवीजन बी के लिए ट्रांसफर प्राइस की रेंज की बात करूं, यानी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, देखो अब बी को क्या चीज पता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आप सारा का सारा प्रोडक्ट आउटसाइड मार्केट में बेचते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप सारा का सारा प्रोडक्ट आउटसाइड मार्केट में बेचते हो तो कंट्रीब्यूशन कमाते हो 80 रुपए का। डिवीजन ए अगर सारा प्रोडक्ट आउटसाइड मार्केट में बेचता है तो कंट्रीब्यूशन कमाता है 80 रुपए का। क्यों? क्योंकि अगर वो सारा प्रोडक्ट बेचेगा तो 380 में बेचेगा और 300 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। अब जब वो बी को ट्रांसफर करेगा, तो उसके सेलिंग ओवरहेड नहीं लगेंगे, तो यानी वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी उसकी 250 रुपए, प्लस बी को दोगे तो मार्केट में 80 रुपए पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा। आप समझ रहे? बी को दोगे तो 80 रुपए पर यूनिट जो आप आउटसाइड मार्केट में कमा सकते थे उसका नुकसान होगा। तो यानी मिनिमम से मिनिमम ये अपनी ट्रांसफर प्राइस बोलेगा 330 में नेगोशिएट करूंगा, एंड मैक्सिमम तो इसको मार्केट में वो 420 का मिलेगा। तो यानी इसके लिए जो रेंज बनी फॉर नेगोशिएशन वो बन गई 330 से 420 के बीच में। बोलिएगा क्लियर है? बिल्कुल। तो बी डिवीजन के लिए मिनिमम वो नेगोशिएट करना चाहेगा, ए को क्या बोलेगा कि भाई देख तू अपनी वेरिएबल कॉस्ट ले ले, प्लस तेरा 80 रुपए का नुकसान हो रहा है मार्केट में, तो ठीक है मैं तुझे वो 80 रुपए और दे दूंगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि मैं अगर मार्केट में जाता हूं तो मुझे कितने का मिलेगा? 420 का। तो मैं तुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 420 रुपए दे सकता हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। as the top management person
What would you quote as the appropriate transfer price to be fair to A and B in their performance evaluation? यानी अब अगर मैं टॉप मैनेजमेंट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं तो क्या ट्रांसफर प्राइस होगी। देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि ए से बी को यूनिट जाएंगी, ए से बी को यूनिट जाएंगी, तो सबसे पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू पर जरा बेनिफिट और लॉस ढूंढते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। ए से बी पर जाओगे तो यानी मार्केट में नहीं जा पाओगे। अगर ए से बी यूनिट जाएंगी तो मार्केट में नहीं जाएंगी। तो देखिएगा, मार्केट में न जाने की वजह से जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा 80 रुपए का, और वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी लगेगी ही लगेगी 250 की, 330 हो गया। लेकिन ए से बी तक जाने की वजह से, यानी ए से मार्केट में न जाने की वजह से एक बेनिफिट भी हो रहा है, और वो बेनिफिट हो रहा है सेलिंग ओवरहेड का। वो बेनिफिट हो रहा है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ₹50 बिल्कुल हो रहा है। अब जरा बी पर आते हैं। अगर बी ए से ले रहा है तो इसका मतलब ये मार्केट से नहीं ले रहा, ये मार्केट से नहीं लेगा। तो अगर ये मार्केट से नहीं लेगा तो इसको मॉडिफिकेशन कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन कॉस्ट सेव्ड। कितने की मॉडिफिकेशन कॉस्ट सेव होगी? 40 रुपए की मॉडिफिकेशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। यानी अगर कंपनी ये डिसीजन लेती है, अगर कंपनी ये डिसीजन लेती है कि ए से बी को देना है, तो बेनिफिट टू ए 50 रुपए है और बेनिफिट टू बी 40 रुपए है। व्हाट डज इट मीन? टोटल बेनिफिट टू कंपनी, टोटल बेनिफिट टू कंपनी ड्यू टू ट्रांसफर कितना हुआ? ड्यू टू ट्रांसफर जो टोटल बेनिफिट हुआ वो हो गया 90 का। ठीक है, हम इस बेनिफिट को दोनों डिवीजन को बांट देते हैं। दोनों डिवीजन के आपसी नेगोशिएशन से ही ये प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि ए डिवीजन को इसका शेयर 45 दे दो और बी डिवीजन को भी इसका शेयर 45 दे दो, दोनों में बांट दो 45-45, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो अब जो ट्रांसफर प्राइस मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा? बोले ए से अब हम जब बी को दे रहे हैं तो 330 तो तुम्हारा एक बनता ही बनता है, प्लस ये फेयर बेनिफिट 45 रुपए तुम्हें मिल जाए, तो यानी 375 रुपए तुम इससे मिनिमम से मिनिमम रिकवर कर लो। ठीक है, इट विल बी द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस अकॉर्डिंग टू द फेयर व्यू ऑफ द डिविजन्स एंड कंपनी एज अ होल। तो कंपनी उसको क्या बोलेगी कि तुम एज अ फेयर ट्रांसफर प्राइस के रूप में 375 रुपए रिकवर कर लो। बोलिए क्लियर? तो ये ए की हो गई रेंज, बी की रेंज, और अगर कंपनी एज अ होल में बात कर रहा हूं तो कंपनी किस तरह से अपनी इस बात को रखेगी, ये वो बात हो गई। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये था हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजी को लेकर
जून 2019 सीए में फाइनल का क्वेश्चन।